हेलो गाइस, माय नेम इज सूरज चंद्रा। मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसकी हम बात करेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन। सब बात करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, किसका यानी आपका गेहूं की फसल में इतनी पैदावार बढ़ गई, चावल की फसल में इतनी पैदावार बढ़ गई। लेकिन मैं बताऊंगा कि हरित क्रांति आई क्यों, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया क्यों, भारत में स्पेशली। वर्ल्ड की भी बात करेंगे किस तरह से वर्ल्ड में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, लेकिन भारत में क्या रीज़न रहा ग्रीन रिवॉल्यूशन का। ग्रीन रिवॉल्यूशन पूरे वर्ल्ड में आने का ये रीज़न था, धीरे धीरे ना पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है भाई, आप पे फार्म भी उतने ही है, ठीक है। उसके साथ साथ वहाँ पर आपका ज़मीन मतलब गेहूँ भी उतने ही बोए जा सकते हैं। फार्म उतने ही है, गेहूँ ज़्यादा थोड़ी बो देंगे, उतने ही गेहूँ बोए जाएंगे। लेकिन गेहूँ कितने मिल रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी, आपके पास फार्म उतने ही, उसी टाइप के गेहूँ यूज़ करे, उत्पादन उतना ही हो रहा है, लेकिन उतने पॉपुलेशन के लिए उतना उत्पादन कम पड़ रहा था। यही दिक्कत आ रही थी। अब यहाँ पर 1940 में नार्मर बोला, उन्होंने देखा कि भाई अगर ऐसा रहा तो धीरे धीरे तो आपका सारे देश अनाज की क्राइसिस से जूझने लगेंगे। उन्हें लगा कि यहाँ पर क्या प्रोसेस करना चाहिए कि जो यानी आपका जो गेहूं के बीज हैं या फिर आपका इनके बीजों में परीक्षण किया और हाइब्रिड बीज बनाने चाहिए कि भाई ऐसा बीज बनाओ कि यहाँ पर फार्म उतनी ही है, गेहूँ बोए भी उतना जा रहा है, लेकिन पहले 100 टन निकला था, 200 टन, दुगनी पैदावार हो गई। इसी वजह से हाइब्रिड बीजों को बनाया। नॉर्मन बोर्डा वैसे थे मैक्सिको के, जन्मे मैक्सिको में थे, लेकिन मैक्सिको में जन्मे थे और अमेरिका में रहे, और अमेरिका में रहकर मैक्सिको में इन्होंने गेहूं के बीजों पर परीक्षण किया और हाइब्रिड बीज बनाया। पहला हाइब्रिड बीज मैक्सिको में बनाया गया था। आज सबसे ज़्यादा हाइब्रिड बीज बनाने वाला देश भी आपका जो है फिलीपींस और मैक्सिको हो गया। फिलीपींस और मैक्सिको आज सबसे ज़्यादा हाइब्रिड बीज बनाते हैं। अब भारत में क्या था, भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन कहाँ से शुरू हुआ। 1968 में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय, जो कि उत्तराखंड के देहरादून में है, लेकिन उस टाइम पर वो उत्तर प्रदेश में था, तो ये प्रोसेस यहाँ पर किया गया। वहाँ पर हाइब्रिड के बीजों पर परीक्षण किया गया, यानी गेहूं के बीजों पर परीक्षण किया गया ताकि हाइब्रिड बीज बनाया जाए। बिल्कुल नॉर्मल बोर्डा का कॉन्सेप्ट आपने अडेप्ट किया बस। लेकिन दिक्कत क्या थी कि भारत में ऐसा तो है नहीं कि कोई भी चीज़ आ जाए और उसके पीछे कोई हिस्ट्री ना रही हो। इस ग्रीन रेवोल्यूशन के पीछे भी कोई इतिहास रहा था भारत का। ऐसा ही नहीं है कि हाँ मन करा कि हाँ भाई अनाज बढ़ाना है, हमें उत्पादन बढ़ानी है तो बढ़ा दो, नहीं। जब तक भारत में इसका रीज़न जो था वो ये था कि 1962 में भारत का चाइना के साथ युद्ध हुआ, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु। यानी भारत के पास ना तो कोई नेता था अभी इस टाइम पर जो सेना यानी जो भारत को लीड करता, ऊपर से 2 बैटल लड़ चुका था भारत। माना जाता है अगर आप एक बैटल लड़ लो 15 साल पीछे चले जाते हो, और यहाँ पर तो भारत 30 साल पीछे चला गया क्योंकि 2 बैटल एक साथ लड़े उसने। अब 1965 से अब ये कम नहीं था, 30 साल भारत पीछे चला गया, कोई एक भारत ने नेता खो दिया जो कोई भी आपका देश को लीड करने वाला नहीं था, और 1965 से 66 में अकाल भी आ गया। मतलब भारत फाइनेंशियल क्राइसिस से तो जूझ ही रहा था। इंटरनेशनल क्रेडिट भारत की खराब पड़ी थी। अमेरिका उस टाइम पर पाकिस्तान का साथ देकर भारत पर प्रतिबंध लगा रहा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद पूरी तरीके से। भारत अनाज की क्राइसिस से जब जूझ रहा था, अकाल भारत में आया, तो किसी भी देश ने भारत को सपोर्ट नहीं किया एक्सेप्टेंस रशिया के थ्रू। सिर्फ रशिया के द्वारा भारत को सपोर्ट किया गया। लेकिन रशिया भी खुद इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर में डेवलप नहीं है कि वो इतना सपोर्ट कर देता भारत को कि भारत को अनाज की क्राइसिस से वो उभार ही देता। अब दिक्कत यहाँ है कि उस टाइम पर लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। अब उन्हें लगा कि भाई अब तो ठीक है, अभी तो हम जूझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो हम जैसे जैसे 1-2 रोटी खा के निकाल लेंगे इस अनाज की क्राइसिस से। लेकिन आगे कभी भारत में ऐसा ना हो, क्योंकि आर्टिकल 21 कहता है हमारे संविधान में कि हर व्यक्ति को जीवन यापन करने का अधिकार है, और वो अधिकार, उस अधिकार को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो सरकार देगी आपको। इसी वजह से सरकार का राइट, भाई हमारे पास राइट है कि अगर रिसोर्सेज नहीं है तो सरकार देगी। और इसी वजह से 1965 में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बना। बड़े बड़े गोदाम होते थे जहाँ पर अनाजों को स्टोर किया जाता था। अब भारत पे खाने के लिए अनाज नहीं था तो भारत स्टोर कहाँ से करता। यहाँ भारत अनाज की क्राइसिस से जूझ रहा, हमने एक संस्था बना दी जो अनाज को स्टोर करेगी। कहाँ से स्टोर करते। तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा ये कहा गया कि इस फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को भरने के लिए कोई ऐसा मोटो नहीं था कि भारत एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट चाहता था,
यानी भारत में क्या हुआ, अकाल आया, उसके बाद यहाँ पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बना। उस फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को भरने के लिए, उस बड़े बड़े गोदामों को भरने के लिए ही 1968 में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के द्वारा ग्रीन रिवोल्यूशन चलाया गया। उनको सौंप दिया प्रोजेक्ट कि भाई आप एक ग्रीन रेवोल्यूशन चलाओ जिससे भारत के एग्रीकल्चर को डेवलप करो और इस फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को भरो। लेकिन भारत में दिक्कत कहाँ आ रही थी कि ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन था ना, ये ऐसा नहीं था कि भारत में ठीक है और देश जो थे उन्हें सिर्फ हाइब्रिड बीज बनाने थे, क्योंकि पॉपुलेशन सभी देशों की बढ़ रही थी, ऐसा नहीं था भारत की तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही थी वैसे। लेकिन भारत में एक दिक्कत नहीं थी, तीन दिक्कतें थी। सबसे पहली दिक्कत, भाई हाइब्रिड बीज बनाने कर दिया डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने। लेकिन उन्हें लगा कि क्या हाइब्रिड बीज बनाने से काम हो जाएगा, हमारे पास फर्टिलाइजर ही नहीं है। अभी भी हम यूरिया का यूज़ कर रहे हैं, NH2CO NH2, जिसमें 46% नाइट्रोजन है। अब प्लांट को नाइट्रोजन तो मिल ही रहा है, मैक्रो न्यूट्रिशन में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम तीनों आते हैं। नाइट्रोजन मिल तो रहा है, जिसका काम है प्लांट के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण करना। हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोटीन के अंदर से नाइट्रोजन निकाल के नाइट्रोजन वेस्ट के रूप में रिलीज कर रहे हैं। उसी वेस्ट का यूज़ किया जा रहा है प्लांट के थ्रू प्रोटीन बनाने के लिए। अब प्लांट ने वहाँ प्रोटीन बना दिया, ठीक है, प्लांट की मेसोफिल सेल्स बन गई, पत्तियों का यानी जाइलम टिश्यूज बन गए, ठीक है। लेकिन पत्तियों तक पानी पहुँचाने के लिए, मिनरल्स पहुँचाने के लिए, ऑस्मोसिस की प्रोसेस करने के लिए स्टेम्स को डेवलप होना जरूरी है, रूट्स को डेवलप्ड होना जरूरी है, और वो डेवलपमेंट फॉस्फोरस कर रहा था। अब फॉस्फोरस कहाँ से लाएं? चलो पोटेशियम तो मिल रहा था, पानी के साथ साथ पोटेशियम आपको मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेशियम क्या कर रहा है कि आपका जितनी भी केमिकल इक्वेशंस होती हैं, फूलों का पकना, आपका जो है फलों का पकना, फूलों का खिलना, सारी प्रोसेस किसके कारण हो रही है? पोटेशियम के कारण। ठीक है, हमने कहा कि भाई नाइट्रोजन तो मिल ही रहा है, पोटेशियम तो मिल ही रहा है, लेकिन इनका एक फिक्स रेशियो होगा ना, तो और ज़्यादा पैदावार बढ़ सकती है। तो फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया निकल के आया, उसने कहा कि भाई एक काम करो, अगर ऐसा प्रोसेस है ना तो एक रेशियो ही बना लो, एक अलग फर्टिलाइजर निकाल लो आप, जिसे हम कहते हैं NPK, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम का एक रेशियो तैयार कर दिया, 4:2:1, कि भाई 4 अनुपात में नाइट्रोजन, 2 अनुपात में फॉस्फोरस, 1 अनुपात में पोटेशियम। किसी भी प्लांट को ये देना जरूरी होगा, ये प्रोसेस कर दिया, ठीक है। अब दिक्कत यहाँ भी आ गई, ठीक है, हमने फर्टिलाइजर की भी दिक्कत पूरी कर दी, लेकिन भारत में सिंचाई परियोजना, भारत में कुल मिलाकर अभी की बात करें तो अभी तो सिंचित परियोजना थोड़ी हो गई है, लेकिन पहले तो 33% थी जब ग्रीन रिवोल्यूशन चलाई जा रही थी, कि 33% भारत के पास सिंचित क्षेत्र था। और सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र भारत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा के पास है। सबसे कम सिंचित क्षेत्र असम के पास है। सिंचित क्षेत्र का मतलब है कि भाई 33% लोग ऐसे हैं, 33% एग्रीकल्चर, 33% किसान ऐसे हैं भारत में जो मानसून पर डिपेंड नहीं है। उनके पास तालाब है, नलकूप है, उनसे सिंचाई कर रहे हैं, ट्यूबवेल्स हैं। लेकिन आज भी भारत में अब तो आंकड़ा 47% पहुंच गया कि 47% सिंचित क्षेत्र भारत में है और 53% असिंचित क्षेत्र है। मतलब आज भी 53% लोग भारत पे मानसून पर डिपेंडेबल हैं। बारिश अच्छी हुई, फसलें अच्छी होंगी। इसी वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन में आज भी भारत को मानसून का जुआ कहा जाता है, इसलिए क्योंकि 53% लोग मानसून पर ही आपका डिपेंड है। अब यहाँ तक तो बात ठीक थी कि भाई हमें 3 चीज़ों पर डेवलपमेंट करना था, हमने करा भी। प्रॉफिट क्या हुआ? प्रॉफिट ये रहा कि भारत पर जहाँ पर खाने के लिए अनाज नहीं था भारत के पास, जैसे तैसे भारत उस टाइम पर तो लाल बहादुर शास्त्री ने ये तक बोल दिया था कि मतलब आपका जो है औरों को, यानी क्योंकि भारत एक कम्युनिटी में रह रहा है, भारत में हम एक सब कम्युनिटी में रह रहे हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री का मानना है कि सबको, यानी ऐसा नहीं है कि भाई एक के पास ज़्यादा अनाज है वो दूसरे के पास कम है, सबको बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसलिए उस टाइम पर प्राइवेट आपका प्रोसेस बंद कर दिया था, सारा प्रोसेस गवर्नमेंट संभाल रहा था। अब यहाँ पर जब लाल बहादुर शास्त्री ने प्रोसेस किया तो प्रॉफिट देखने को भी मिला हमें। गेहूं के बीजों में, गेहूं की पैदावार में 200%, चावल की पैदावार में तो 500% बढ़ गई। मतलब जहां पर भारत के पास खाने के लिए अनाज नहीं था, अब भारत एक्सपोर्ट भी कर रहा है, अब दूसरों में दे रहा है। ऊपर से ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में आया, इसका सबसे ज्यादा प्रॉफिट पंजाब, हरियाणा, सिंचित क्षेत्र उनके पास है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश,
राजस्थान का गंगा जिला, एक जिला ही प्रभावित हुआ। अब इससे खफा थे कौन? एपीजे अब्दुल कलाम, कि भाई ऐसा नहीं है कि इतने ही राज्यों को प्रॉफिट मिल रहा है, सारे उत्तरी भारत के एरिया में आ रहे हैं, ठीक है, और बाकी दक्षिण पूर्व पश्चिम का जाएगा। तो इसी वजह से भारत में बाकी और एरिया को भी डेवलप करने के लिए एग्रीकल्चर के मामले में वहाँ पर भी ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाने के लिए ये प्रोसेस किया गया एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा कि 1983 में भारत की सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में आ चुका था। लेकिन भारत में जो सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसे अस्तित्व में लाया गया सन 2006 में। एपीजे अब्दुल कलाम उस टाइम पर राष्ट्रपति थे। उन्होंने ये बोल दिया कि भाई इसका प्रॉफिट एक नहीं कई उसको होना चाहिए, दक्षिण भारत में भी, पूर्वी भारत में भी कई लोगों को इसका प्रॉफिट मिलना चाहिए, कई देशों को इसका प्रॉफिट मिलना चाहिए। इसी वजह से सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में आया। और ये प्रोसेस था ग्रीन रिवॉल्यूशन का कि किस तरीके से ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में आया और उसके पीछे क्या हिस्ट्री रही, ये सारा प्रोसेस जो था वो किसका था? ग्रीन रिवॉल्यूशन को लेकर था।